सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हमारे पाकिस्तान में किस एरिया में देखा जाता है और ये कौन लोग करते हैं? ये जो केसेस हैं अक्सर औकात पे ये अंडर रिपोर्टेड रहते हैं, तो इनकी जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कि हम शायद ये सोचें कि अमीर घराने में नहीं होता, गरीब घरानों में ज़्यादा होते हैं। येस, पॉवर्टी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, बट अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेक्शुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। सिंध वाहिद सूबा था, पहला सूबा था जिसने 2013 के अंदर एक घरेलू तशद्दुद के ऊपर कानून एनेक्ट किया। मर्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ है? एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। दुनिया में अभी ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जो जेंडर पैरिटी पे आ सके, और अभी बहुत साल लगेंगे। अंडर एज शादी हो रही है तो क्या कानून उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता? शादी तो वैलिड रहती है, अगर निकाह हो जाता है तो निकाह वैलिड रहता है। किसी लड़के ने कोई मर्द आके करता है कि इस तरह की रिपोर्टिंग कभी की है कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो गई है या कुछ भी? मेरे पास कभी ऐसे रिपोर्ट नहीं हुए। हो सकता है बिकॉज कानून है तो ओबियसली सबको प्रोटेक्ट करता है। तलाक के केसेस सबसे ज़्यादा किस वजह से आते हैं? इवन जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा होता है तो वहाँ पे भी डाइवोर्स इज़ अ लास्ट ऑप्शन फॉर मेनी वुमेन। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये मिसरा मेरा ख्याल है कि लाखों लोगों ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस पे अमल करने वाले कुछ चंद ही हैं। ऐसे ही चंद में से एक बिल्कुल यंग बैरिस्टर आज हमारे सामने हमारे पॉडकास्ट में, उनको हम वेलकम करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनकी क्वालिटी में आपको ये बताता हूँ कि वो उन लोगों के केसेस फ्री में लड़ती हैं या उनको फ्री एडवाइस देती हैं जो भारी भरकम फीसेस वकीलों की नहीं दे पाते। तो उनको वेलकम करते हैं। उनका नाम है बैरिस्टर रिदा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रिदा ताहिर, सबसे पहला मैं इम्पोर्टेंट सवाल आपसे यही करूँगा कि जो आप ये कह लें कि लोगों के लिए फ्री सर्विस देती हैं या उनको अपना टाइम देती हैं या उनके केसेस लड़ती हैं, एक तो उनकी वजह क्या है, किन के केसेस आप फ्री में लड़ती हैं, और जब उनको सर्विस देती हैं तो वो कौन लोग होते हैं जो आपके पास आते हैं और आपसे मदद मांगते हैं तो आप उनकी मदद करें? घरेलू तशद्दुद जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस शामिल हैं, कम उम्री के केसेस शामिल हैं। एक रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान में 3.3 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स हैं, तो वो एक काफ़ी मैसिव एंड वाइड स्प्रेड फिनोमिना है। उसके अलावा जो बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, अगर कोई लेबर रिलेटेड ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के या रेप के, सेक्शुअल अब्यूज़ के जनरली कोई केसेस हैं, तो उन सब में मैं मुफ्त कानूनी मशवरा ज़रूर देती हूँ। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, ये वन बाय वन बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे गिनवा दी हैं, इस पे वन बाय वन मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे मास्टर का, ये एक समझ लें बहुत अजीब चीज़ है और बड़ी ये भी है कि जिस पे दुख भी होता है चीज़ें सुन के। बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते और बहुत सारे मीडिया के सामने आते हैं। उनमें से जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हमारे पाकिस्तान में किस एरिया में देखा जाता है? जैसे हम सिंध में हैं, पंजाब में हैं, आई एम श्योर कि आपको नॉलेज होगी इसकी। तो किस एक तो एरिया में देखे जाते हैं और ये कौन लोग करते हैं? ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, या वो लोग जो ये समझ लें कि इतने वेल ऑफ नहीं हैं या पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा है तो उनके साइकोलॉजिकल मसले हो जाते हैं। कौन से लोग ये ज़्यादा केसेस लेकर आते हैं? अच्छा, एक बात तो ये कि ये जो केसेस हैं अक्सर औकात पे ये अंडर रिपोर्टेड रहते हैं, तो इनकी जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग हो उतना बेहतर होता है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उतना ही आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि आप अगर अपना केस जुडिशरी के सामने लेके जाएंगे या पुलिस के सामने लेके जाएंगे तो आपका स्टेट के अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि आप केस रिपोर्ट करेंगे तो उसकी शायद सुनवाई हो सके। तो जितने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं उतना ज़्यादा ये शो करता है कि कितना कॉन्फिडेंस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। और इसी तरह से जब ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो केसेस कम भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डेटरेंस का एक इफ़ेक्ट सोसाइटी के अंदर आ जाता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि केसेस अंडर रिपोर्टेड हैं, और ये जो घरेलू तशद्दुद है ये सेक्शुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस का एक फॉर्म है। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, कि हम शायद ये सोचें कि अमीर घराने में नहीं होता, गरीब घरानों में ज़्यादा होते हैं। येस, पॉवर्टी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, बट अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेक्शुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। अक्सर औकात पे जो मैं केसेस देखती हूँ ज़्यादातर वो फ़िज़िकल अब्यूज़ के हैं। अगर हम कानून की हैसियत से देखें तो ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर है। सिंध वाहिद सूबा था, पहला सूबा था जिसने 2013 के अंदर एक घरेलू तशद्दुद के ऊपर कानून एनेक्ट किया। फिर बाकी सूबों ने भी, KPK में, बलूचिस्तान में, और अब एक बिल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का 2025 का हम देख भी रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर
प्रेजेंट किया गया है, लेकिन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में अभी तक इसका कोई कानून नहीं है, क्योंकि सिंध के कानून को यूजुअली मिरर किया बाकी सूबों ने। तो फिज़िकल वायलेंस भी शामिल हुए, तो हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, इकोनॉमिक वायलेंस एंड इकोनॉमिक अब्यूज़, साइकोलॉजिकल एंड इवन इमोशनल अब्यूज़ उसके अंदर शामिल है। और अब हमारे पास सिंध में ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि इवन इमोशनल अब्यूज़ के बेसिस के ऊपर जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कॉग्निजेंस केस की ली है। बट ऑब्वियसली कम मिकदार है केसेस की, ज़्यादा केसेस अगर रिपोर्ट होंगे तो ज़्यादा डेटरेंस इफ़ेक्ट सोसाइटी के अंदर हम देखना शुरू करेंगे। इस वक्त मेरे पास जो ज़्यादातर केसेस होते हैं या ज़्यादातर रिपोर्ट भी होते हैं, वो जब एक बहुत ज़्यादा एक खातून डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है तो फिर वो आती है, क्योंकि बर्दाश्त से जब बाहर हुए जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड मैं देखती हूँ कि जहाँ पे फिज़िकल वायलेंस रिपीटेड हो रहा है, उसके बाद जब एक औरत नहीं और सह पाती है तो फिर वो नॉक करती है एट द डोर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जब आते हैं, जब कोर्ट के अंदर आते हैं, तो किस बेसिस पे उनकी जजमेंट होती है? आया देखें इस तरह से भी होता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती। तो किस तरह से जज किया जाता है कि आया कि ये जो शौहर है इसी की गलती है या बीवी की गलती है? ये किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? ये एविडेंस के बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने जो क्राइटेरिया होता है वो मैं पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर एक आप डायरेक्ट कोर्ट में पिटिशन भी कर सकते हैं। ये कानून लेकर आया था डायरेक्ट पिटिशन टू द कोर्ट, क्योंकि पुलिस अक्सर औकात पे एफआईआर दर्ज नहीं करती थी, लेकिन पुलिस के पास भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं। इवन दो कानून में एक्सप्लिसिट नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे एफआईआर्स मैंने देखी हैं जिसमें रेड विथ का सेक्शन लग के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है और डायरेक्ट कोर्ट में पिटिशन भी हो सकती है। तो एक बार कोर्ट में डायरेक्ट पिटिशन होती है या एक थाने के पास एक औरत आती है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी की जाती है। यूजुअली जो डोमेस्टिक वायलेंस के अब्यूज़ होते हैं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने भी देखे हैं, उनमें बहुत सिग्निफिकेंट इंजरीज सामने आती हैं। तो ऑब्वियसली लुकिंग एट ऑल द एविडेंस, आप अगर देखते हैं कि प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है या ये केस बन सकता है बेस्ड ऑन एविडेंस के जो खातून है उसने एक बहुत हद तक डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है, तो ऑब्वियसली फिर खातून के फेवर में जजमेंट आएगी। और जो टाइम स्पैन दिया गया है कानून ने कोर्ट को, वो 90 डेज़ कर दिया गया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स के अंदर कोर्ट ने ये केस डिसाइड करना है। बट उसकी रियलिटी यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, बीच में बहुत सारे मसले आ जाते हैं, कभी प्रोटेस्ट हो जाती है, कभी कोई और मसला हो जाता है, कभी विक्टिम या सर्वाइवर या कंप्लेनेंट खुद कोर्ट नहीं आ पाता क्योंकि उनके बहुत से मसले हैं। एक केस में जिसमें मैं लीगल एडवाइस दे रही थी, जो खातून थी शी वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज ऑन द लास्ट डेज ऑफ डिलीवरिंग हर बेबी। तो जब उसने केस लॉन्च किया तो उसके बीच में शी हैड टू डिलीवर हर बेबी एंड उसके बाद शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू द कोर्ट्स ऑब्वियसली बिकॉज शी हैड एंड देयर वाज नोबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। तो इट बहुत इमोशनल और वनरेबल एक आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी खातून के लिए कैसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, एनवायरनमेंट शिफ्ट हो जाती है। तो शी सेड कि अब वो अपना केस ज़्यादा परस्यू नहीं करना चाहती, इवन दोनों ने काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया, बट शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद अ न्यू बॉर्न बेबी। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत वैसे भी देखें तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी ऑब्वियसली। सो वहाँ पे बहुत मुश्किलात आ जाती हैं। इवन व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट तो उसके लिए कोर्ट को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, स्टेयर्स क्लाइंब करना बहुत उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सो यू सी कभी कभी फिर ऐसे मसले भी हो जाते हैं। अच्छा, ख़वातीन को तो प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े लॉज हैं, ठीक है, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। मर्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ है? जितने भी कानून हैं वो सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो वो कैटेगोरिकली ये कहता है कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। सो एवरीबडी इज़ प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स, वेदर आर्टिकल 9 के अंदर वो राइट टू लाइफ हो या राइट टू डिग्निटी हो आर्टिकल 14 के अंदर। और अगर आप आर्टिकल 25 को देखें तो वो कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की एक मार्जिनलाइज्ड पोजीशन सोसाइटी के अंदर है। और अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान हैज़ बिन रैंक्ड एज द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर जेंडर पैरिटी। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया में अभी ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जो जेंडर पैरिटी पे आ सके। और अभी बहुत साल लगेंगे कि हाँ माशरा, पूरी सोसाइटी या पूरी दुनिया एक इक्वल पैरिटी पे आए। सो आर्टिकल 25(3) को जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हैं तो वो कहता है कि ख़वातीन और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स भी लिए जा सकते हैं।
लेकिन फिर भी अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ देखें, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो देख रहा है कि उसकी माँ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो क्या वो मर्दों के लिए कानून नहीं है, इवन दो इट इज़ अ बॉय? अगर एक भाई की नज़र से आप देखें कि उसने अपनी बहन को जस्टिस दिलवानी है, आपने रिसेंटली केसेस देखे होंगे कि बहुत से भाई एफआईआर दर्ज कर रहे हैं अपनी बहन के बिहाफ पे, तो क्या वो कानून सूटेबल नहीं है? क्या पूरी सोसाइटी के लिए नहीं है? जितना कम डोमेस्टिक वायलेंस सोसाइटी के अंदर होगा, सोसाइटी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। जब डोमेस्टिक वायलेंस एक घर में होता है तो वो सिर्फ एक घर का इशू नहीं होता, वो एक पूरी सोसाइटी का इशू होता है। जब औरत जाती है अपना मेडिकल रिपोर्ट करवाने, तो वो जो हेल्थ केयर उसको एक्सेस मिलती है, वो और केसेस में भी हेल्प कर सकती थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स, बट वो जल्दी से उसको रिस्पॉन्स करने आते। जुडिशरी के केसेस ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस को देख सकते थे, लेकिन उसका टाइम इन केसेस में स्पेंड होता है, तो पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, पूरी सोसाइटी को इस चीज़ की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। सो व्हेन देयर इज़ any violence against a woman, it is not a problem of that one woman or that one girl or that one child. It is a problem of the whole society. It affects the whole society. और हम आ जाएँ चाइल्ड मैरिज, तो पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड मैरिज भी बहुत ज़्यादा होती है, लड़कियों को जल्दी शादियाँ कर देते हैं माँ बाप। तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है कि नहीं आता? ये डोमेस्टिक वायलेंस में आ सकता है अगर शादी के बाद जो बच्ची है वो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करे। बट अगर यहीं पे एक इसलिए आपको स्टॉप कर रहा हूँ कि अगर अंडर एज शादी हो रही है, तो क्या कानून उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता? देखिए, शादी तो वैलिड रहती है, अगर निकाह हो जाता है तो निकाह वैलिड रहता है। जो सिंध का कानून है इसके ऊपर, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013, वो प्रिवेंटेटिव मेजर्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि एक बार निकाह हो जाए तो निकाह इनवैलिड नहीं होता या वो वाइड नहीं होता, वो निकाह रहता है। अब कानून क्या कहता है कि अगर एक बच्ची को खुला करनी है, उसकी ज़बरदस्ती कम उम्र की शादी हुई है, तो वो खुला ले सकती है, वो कोर्ट में जाके उसको अन्यूल करा सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली शादी इनवैलिड नहीं होती। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़े से बच्चों की तरफ। हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आपने बात की कि चाइल्ड लेबर भी बहुत है, चाइल्ड लेबर की बहुत सारी किस्में हैं, बट पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि चाइल्ड लेबर का जो लॉ है वो क्या कहता है कि जी बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है? अच्छा, अगर ये जो लेबर लॉज हैं ये वंस अगेन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो कैटेगरीली ये कहता है आर्टिकल 25A के अंदर कि 16 साल तक की उम्र तक बच्चों को स्टेट की तरफ से फ्री एजुकेशन हासिल होगी। लेकिन अगर आप वैसे देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का कैप 14 साल की उम्र तक है एक बच्चे के लिए, कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो हज़रत लेबर में नहीं इंगेज हो सकता, लेकिन उसके बाद वो हो सकता है। अब इसके बाद बहुत से ऐसे कवानीन भी आए जो उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस ले करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत से कानून देखेंगे जहाँ पे जो एज है दैट इज़ नॉट डिफाइंड एक्यूरेटली, डिफरेंस है एज लिमिट में। अगर 16 साल तक अगर बच्चे से, कैटेगरीली ये कहता है जो 2010 में बाद में इनेक्ट हुआ था कि 16 साल तक बच्चों को कानून है ये कि मुफ्त एजुकेशन मिलेगी, तो फिर 14 साल तक, अगर 14 साल के बाद वो काम कर सकता है, तो फिर 2 साल जो उसकी एजुकेशन, उसका लीगल राइट है, वो उससे स्नैच अवे हो रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्राडिक्शन है। उसके बाद बहुत से कवानीन बने, अगर आप बॉन्डेड लेबर सिस्टम को देखें तो वो भी कहीं कहीं आप देखेंगे कि है। अच्छा, चाइल्ड लेबर की कैटेगरी क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई चाइल्ड लेबर के अंदर एक वो होता है जो मैकेनिक के पास काम कर रहा होता है, एक वो होता है जो होटल के अंदर, जिसको हम छोटा कहते हैं, भाई छोटे चाय ला दे, ये ला दे। तो चाइल्ड लेबर डिफाइन कैसे होती है, पहले तो ये बताएं मुझे। चाइल्ड लेबर की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उन्हें हज़रत के अंदर अगर शामिल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चिली पिकिंग, फैक्ट्री में काम करना, मैकेनिक के पास काम करना, होटल में जो आप जैसे कह रहे थे छोटू का काम है। उसके अलावा एक और भी फॉर्म है जिसे हम ज़्यादा हज़रत नहीं समझते, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा हज़रत होता है, वो होता है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर, जो घरेलू बच्चा मजदूरी है, जो बच्चे घरों के अंदर काम करते हैं। बहुत से लोग अक्सर औकात में ये समझते हैं कि हम बच्चे के ऊपर फेवर कर रहे हैं अगर हम उसको अपने घर के अंदर रख रहे हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होती है। अपने फैमिली से दूर रहना, और 24 घंटे वो मुलाजमत में रहते हैं, तो उनको सुकून करने का कोई टाइम नहीं मिलता। फिर वो बहुत सी चीज़ें और बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से केसेस में हमने देखा है कि बच्चे पंखे साफ़ कर रहे होते हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, गुब्बारे बना रहे होते हैं, तो उससे उसको एक बहुत ज़्यादा डैमेजिंग एनवायरनमेंट में और एक बहुत हैज़र्डस एनवायरनमेंट में होता है। फिर उससे भी ज़्यादा एक बड़ा मसला ये कि चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ हम देखते हैं कि वो भी होता है। अगर आप
एक केस देखें जो हुआ था रिपोर्ट, जिसके अंदर एक बच्ची को घर के अंदर मजदूरी की थी, तो वो एक मर्डर का केस था, वो रेप का केस था, वो बॉन्डेड लेबर का केस था। तो सारे एक ही कैटेगरी के अंदर फिर वो मर्ज हो जाते हैं, डिफरेंट ऑफेंसेस कम टुगेदर, सो दैट इज़ अनदर वेरी हाजिरस फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। अच्छा, अभी एक ड्रामा चल रहा था केस नंबर 9, वो आपने देखा? नहीं देखा? अच्छा, इट वाज़ अबाउट कि ये रेप के ऊपर ही होता है, तो अगर टाइम मिले आपको तो देखिएगा। अच्छा, मुझे बताएँ कि ये तो आपने बोला कि जी इस तरह के केसेस पहले तो रिपोर्ट ही नहीं होते, और अगर रिपोर्ट होते भी हैं तो वो मोस्टली 90 से 100% सही होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा-सा इस तरह कि कभी किसी लड़के ने, कोई मर्द आके करता है कि इस तरह की रिपोर्टिंग कभी की है कि भई मेरे साथ ज़्यादती हो गई है या कुछ भी? क्योंकि पिछले दिनों हमने एक केस सोशल मीडिया पे देखा था जिसके अंदर था ये एक लड़के को जो है वो 3 ख़वातीन ने ज़्यादती का निशाना बना दिया। तो ऐसे कभी केस रिपोर्ट होते हैं? मेरे पास कभी ऐसे रिपोर्ट नहीं हुए। हो सकता है बिकॉज़ कानून है तो ऑब्वियसली सबको प्रोटेक्ट करता है, और ऐसे केसेस भी हमारे सामने आ सकता है। लेकिन अगर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगर हम देखें तो ख़वातीन, बच्चियाँ और बच्चे ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। दैट डज़न्ट मीन कि ऐसा कोई केस नहीं होगा, परहैप्स ऐसा कोई केस भी हो सकता है, लेकिन मेरे करियर में अभी तक तो नहीं ठीक है। देखा। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं शादी पे आने वाला हूँ। शादी एक तो ये है कि जी कहते हैं कि जी भाग के शादी कर ली, ठीक है? तो ये कानून क्या कहता है, किस तरह से शादी होती है कि अगर एक दोनों जो हैं बालिग हैं, अपनी एज पूरी हो चुकी है, एनआईसी बना हुआ है उनका, वो जाके शादी करना चाहते हैं, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, तो कानून क्या करता है? उनको प्रोटेक्शन देता है, शादी करने की इजाज़त देता है या क्या करता है? कानून डेफ़िनेटली उनको इजाज़त देता है कि वो शादी कर सकें लॉफुली, लीगली, डिपेंडिंग ऑन व्हाट रिलिजन दे फॉलो। दे कैन, फॉर एग्जांपल इस्लाम में आप निकाह कर सकते हैं लीगली विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स इफ़ यू फुलफिल देम, मेकिंग श्योर कि दोनों अडल्ट हों और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 है वो ब्रीच ना हो। ठीक है। अच्छा, अब ये शादी तो फॉर एग्ज़ाम्पल हो गई। अब जो आते हैं तलाक के केसेस, तलाक के केसेस सबसे ज़्यादा किस वजह से आते हैं? कोई रीज़न होता होगा ना कि जी मियाँ कमाता नहीं है, मेरी बीवी का करैक्टर ठीक नहीं है, मेरे हस्बैंड का करैक्टर ठीक नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्या कॉज़ होता है कि तलाक के केसेस आते हैं? क्योंकि दुनिया भर के अंदर अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी तलाक के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। या तो रिपोर्ट हो रहे हैं इसलिए पता चल रहे हैं, पहले भी इतने ही थे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब आई थिंक सोशल मीडिया का और जो एक्सेस टू नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। बहुत सी ख़वातीन को या लोगों को, इंडिविजुअल्स को अपने राइट्स के हवाले से भी आगाही ज़्यादा मिलती जा रही है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। ज़्यादातर जो केसेस मैं देखती हूँ, इवन जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी डाइवोर्स इज़ अ लास्ट ऑप्शन फॉर मैनी वुमेन, बिकॉज वो इकनॉमिकली स्टेबल नहीं होती हैं। तो ऑब्वियसली इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी बच्चियों को और ख़वातीन को इकनॉमिकली एम्पावर कर सकें। दैट्स वंस अगेन आप पूरी सोसाइटी को हेल्प करते हैं अगर आप एक ख़वातीन को या एक और कोई बच्चे को सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। लेकिन यस, डोमेस्टिक वायलेंस, फाइनेंशियल इशूज़, एनीथिंग कैन बी अ रीज़न फॉर। अच्छा, क्या इनका रेशो ज़्यादा है जो ख़वातीन ये कह लें कि अपने पैरों पे खड़ी नहीं हैं या खुद कमा रही हैं या किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है या नॉर्मल जो ख़वातीन हैं हाउसवाइफ्स उनकी ज़्यादा तादाद है तलाक के लिए या खुला के लिए? आई थिंक मैं ये देखती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर इसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है। लेकिन इवन वेयर देयर इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, तो बहुत सी ख़वातीन हैं। एक केस मैंने देखा वेयर द लेडी वाज़ अ डॉक्टर एंड शी वाज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर, डिस्पाइट बीइंग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। बट इवन एज अ लॉयर, ऑब्वियसली आई एम्पावर द विक्टिम, सर्वाइवर, कंप्लेनेंट जो भी मेरे पास आता है उसकी उनकी मर्ज़ी होती है, उनकी क्या ख्वाहिश होती है, वो किस चीज़ का केस करना चाहती हैं। और वो बस ये चाह रही थी कि एक बार कोर्ट की तरफ से नोटिस हो जाए तो शायद डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म हो, वो केस को इतना ज़्यादा प्रोसीड नहीं करना चाहती थी। बट ऑब्वियसली कोर्ट का भी एक अपना मैकेनिज़्म होता है, एक मशीनरी होती है। इवन दो वो ये चाह रही थी कि कोर्ट से नोटिस हो जाएगा, शायद उनकी इंटेंशन ये थी कि फिर वो उसको छोड़ देंगी, अपने केस को आगे प्रोसीड नहीं करेंगी। शायद उनका जो हस्बैंड है वो सुधर जाए या वो दोबारा भी कोशिश वायलेंस ना करे। बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट द केस। शी वाज स्टिल फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही थी। लेकिन डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने स्पेशली मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि वो उस केस को जीतना चाहती हैं, वो
वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं, divorce was still not an option for her even though she was economically empowered. So it completely depends on each case कि उसके circumstances क्या हैं, victim और survivor की क्या विशेज़ हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि लेट्स सपोज अगर डाइवोर्स हो जाती है तो जो हस्बैंड ने मेंटेनेंस देनी होती है, बच्चे हों अगर या बीवी हो, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि भाई इतनी मेंटेनेंस देनी है? और ये कानूनी बताता है, अदालत ही बताती है कि भाई ये मेंटेनेंस देगा भी या नहीं देगा? I think depending on the living standards and financial circumstances of every household, it can be a certain. For example, अगर एक बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो उसके हिसाब से मेंटेनेंस होगी. It's just an example. और अगर जी जी। बच्चे ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में enrolled हैं, वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और फाइनेंशियल कंडीशंस पेरेंट्स की बेहतर है, तो फिर ओबियसली वो अपने उस हिसाब से को कंटिन्यू करें. ठीक है। और अगर एक कोई बंदा कुछ कमा ही नहीं रहा फिर? आई थिंक दैट्स अ वेरी, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे आप कमा रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपको कोर्ट ऑर्डर भी करते हैं तो फिर भी आप मेंटेनेंस देने को तैयार नहीं होते. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. अरे आपको देख के ना एक थोड़ी सी फीलिंग आती है कि भाई एक बिल्कुल यंग एडवोकेट, यंग वकील, तो लोग आपके पास आके ये सोचते हैं कि यार ये छोटी सी बच्ची हमारा क्या केस लड़ेगी? नहीं, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ. आई even though I am very faithful towards my job and obviously I try my best to be very ethical, act in a dignified manner and stay lawful and in a legal mechanism. I adopt everything, but I've never, alhamdulillah, never faced any problems with trust with any of my beneficiaries or client. ठीक है। अच्छा, अगर लोग आपसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप तक रब्ता करना चाहते हैं, या वो लोग जो शायद इनके प्रॉब्लम्स हैं और शायद फीसेस नहीं दे सकते और वो चाहते हैं कि आप उनका केस देखें या उनको कोई लीगल एडवाइस दे दें, तो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? ये तो है कि जो मैं आपका जो कांटेक्ट है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बट इज़ देयर एनी अदर वे? They can contact me through my email and PTCI का नंबर है, वो आप शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकें. एंड इफ़ there's any victim survivors, I would be more than happy to help them. अच्छा, देखिए हमने बात की मेल की, फीमेल की, रेप विक्टिम्स की, बच्चों की, लेकिन एक और जेंडर है हमारे माशरे में जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, या आप हिजरा कह लें, ख्वाजा सरा कह लें. इनके केसेस कोर्ट में आते हैं? इनके लिए एक बहुत अच्छा कानून है, फेडरल लॉ है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के अंदर इनेक्ट किया गया था. 2020 में इसके रूल्स भी फॉर्मुलेट हुए थे. वो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा, आर्टिकल 25 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, and that includes the transgender persons as well who are vulnerable in our society. They have equal rights and they should have equal access to justice. थैंक यू सो मच इज़्ज़त आहिर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की. हमारा मकसद था कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो शायद लोगों को नहीं पता हो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Most welcome. और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से उन तक पहुँची है और उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि हमारा ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद पूरा हो गया. मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. मैं हूं राजवी. खुदा हाफिज़.